Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 के तहत मुख्य शिक्षण बिंदु रहेंगे जल मार्ग एवं इन जल मार्गों पर किया जाने वाला परिवहन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जल मार्ग किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएं क्या-क्या है। तो प्यारे बच्चों, पहला बिंदु है इसके संदर्भ में कि विश्व के लगभग 70% भाग पर जल की मात्रा अवस्थित है। यानी क्या है, पहली जानकारी ये रखनी है कि संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका क्या है बच्चों, लगभग 70% हिस्सा है। कितना बच्चों? लगभग 70% हिस्सा है, उस पर क्या है, जल अवस्थित है। तो इस पर क्या है कि जहां पर जल मार्गों का निर्माण किया गया है, तो क्या है कि ज्यादातर भाग क्या है, जल है। तो यहाँ पर क्या बना दिए गए हैं, जल मार्ग बना दिए गए हैं। अब देखिए, अगला बिंदु है कि यह विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है। देखिए बच्चों, यह भी क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो कौन सा है, जल मार्ग है। कौन सा बच्चों? जल मार्ग या जल परिवहन है। क्या है? जल परिवहन है, ये सबसे सस्ता परिवहन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, इसमें ईंधन की खपत कम होती है। किसकी? ईंधन की जो खपत है बच्चों, वो क्या है, अन्य की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है। देखिए बच्चों कि जब ईंधन का खर्च कम होगा, इसका मतलब क्या है, ऊर्जा की बचत होती है। अगला बिंदु देखिए, लिखा है कि यह परिवहन स्थूल उद्योग के लिए परिवहन में उपयुक्त माना जाता है। देखो बच्चों, स्थूल का अर्थ होता है वृहत उद्योग, भारी उद्योग। स्थूल का अर्थ क्या होता है बच्चों? भारी उद्योग। यानी जो भारी उद्योग है उनके लिए क्या है कि जल परिवहन जो है वो उपयुक्त माना गया है। अगला बिंदु देखिए, इसके रखरखाव एवं निर्माण पर कम खर्च आता है। देखिए, इसमें इसकी एक अगली विशेषता है कि जल मार्गों के रखरखाव, जल मार्गों का जो रखरखाव है और इसके साथ में इसका निर्माण है, इन पर कम खर्च आता है कि जल मार्गों की अलग से क्या है बच्चों, केयर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला बिंदु देखिए, जल मार्ग मुख्यतः नहरों पर, झीलों पर, नदियों पर और समुद्र से होकर गुजरते हैं। यानी क्या है, जल मार्ग कहाँ स्थापित किए जा सकते हैं? नहरों में किए जा सकते हैं, झीलों पर किए जा सकते हैं, नदियों पर, या क्या है, जहाजों के लिए समुद्र में भी क्या है, जल मार्ग बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, जल मार्गों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए बच्चों, जल मार्ग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है समुद्री जल मार्ग और दूसरा है आंतरिक जल मार्ग। तो आपको बच्चों इसके दो दो भाग हैं, इनकी आपको क्या है, डिटेल अगले अपन स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि समुद्री जलमार्ग किसे कहा जाता है। क्या बच्चों? समुद्री जलमार्ग किसे कहा जाता है? देखिए, इसका पहला बिंदु यानी विशेषता या फिर इसे कहें परिभाषा ये है कि अथाह जलराशि में संचालित की जाने वाली परिवहन व्यवस्था। यानी क्या कह रहा है कि अथाह जलीय, अथाह का अर्थ क्या होता है, असीमित, यानी बहुत ही ज्यादा। अथाह का अर्थ क्या है, बहुत अधिक। तो अधिक जलराशि, और अधिक जलराशि बच्चों किसमें होती है? समुद्रों में होती है ना। तो मैं संचालित की जाने वाली, यानी क्या है, समुद्रों में संचालित की जाने वाली क्या है, परिवहन व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चों? समुद्र जल परिवहन कहलाती है। समुद्र जल परिवहन या समुद्र जल मार्ग कहलाती है। अब देखिए इससे आगे कि समुद्र जो जल मार्ग है ये पार महाद्वीपीय होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? पार महाद्वीपीय होते हैं। देखिए, पार महाद्वीपीय का अर्थ क्या है कि एक महाद्वीप है, उससे क्रॉस करता हुआ यानी पार करता हुआ अन्य महाद्वीप के दूसरे सिरे तक, अन्य महाद्वीप के जो दूसरे सिरे तक है, वहां तक
ये क्या है, परिवहन व्यवस्था देता है। यानी क्या, ये कैसे होते हैं, पार महाद्वीपीय होते हैं। इन पर इन पर बड़े जलपोत संचालित किए जाते हैं। यानी क्या है कि बहुत ही बड़े बड़े जलपोत, यानी क्या है कि जो जहाज है, और जहाज किससे भरे, माल से भरे हुए, है ना, यानी क्या है, उत्पादन से भरे हुए बड़े बड़े जलपोत यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों कि संपूर्ण विश्व में कुल 6 समुद्री जलमार्ग हैं। कितने हैं, 6 समुद्री जलमार्ग हैं। आपको इनके नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं। पहला है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, दूसरे का नाम है दक्षिण अटलांटिक समुद्री जलमार्ग, तीसरा है उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग, और चौथा समुद्री मार्ग का नाम है दक्षिणी प्रशांत समुद्री जलमार्ग, और पांचवा है उत्तमाशा अंतर्द्वीप समुद्री जलमार्ग, और अंतिम छठवां है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर समुद्री जलमार्ग। तो इस तरह से क्या है बच्चों कि विश्व में 6 प्रमुख समुद्री जलमार्ग हैं। परीक्षा में पूछा जाए कि किन्हीं 2 समुद्री जलमार्गों के नाम लिखो, तो आपको क्या है, परीक्षा की दृष्टि से यह याद करके परीक्षा में बैठना है। अब देखिए याद करने का आसान तरीका रहेगा, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर अटलांटिक समुद्री मार्ग है दोनों ही। देखो पहला ये भी अटलांटिक और ये भी है, और ये कौन सा है, उत्तरी, और ये दूसरे वाला कौन सा है, दक्षिणी। तो इस तरह से 2 याद हो जाएंगे। और उसके बाद देखो प्रशांत के भी 2 है, प्रशांत समुद्री मार्ग भी 2 है, पहला उत्तरी और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी। इस तरह से क्या है, ये 4 तो आपको बहुत ही आसानी से याद रह जाएंगे। उसके बाद आपको केवल 2 याद रखने हैं, उत्तम महासागरद्वीप और भूमध्य एवं हिंद महासागर, ये समुद्री जलमार्ग। तो बच्चों ये हुआ आपका समुद्री जलमार्ग, और दूसरा इसका भाग है आंतरिक जलमार्ग। कौन सा बच्चों, आंतरिक जलमार्ग किसे कहते हैं, देखिए नदियों, झीलों और नहरों के माध्यम से आंतरिक जलमार्ग विभिन्न देशों के मध्य परिवहन हेतु संचालित किए जाते हैं। यानी क्या है कि जिस तरह से आपने पहले पढ़ा था, समुद्री जो जलमार्ग है वो ज्यादातर क्या है बच्चों कि समुद्र में ही संचालित किए जाते हैं, अर्थात वो अथाह जलीय राशि में होते थे। ठीक उसी प्रकार आंतरिक जो जलमार्ग है वो क्या है, नदियों पर, झीलों पर या नहरों पर क्या है, परिवहन करके संचालित किए जाते हैं। अब देखिए जैसे कि पहले समुद्री जलमार्ग थे वो अथाह जलराशि और बहुत ही बड़े एवं भारी उद्योगों के परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक उसी प्रकार क्या है, आंतरिक जो जलमार्ग है उनमें क्या है कि सामान्य सामान्य प्रकार का परिवहन किया जाता है। अगली विशेषता देखिए, लिखा है कि आंतरिक जलमार्ग नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, नहरों की नौगम्यता का अर्थ है कि वहां पर नावों का संचालन कितना होता है। नावों का संचालन, नौगम्यता का अर्थ क्या है, नावों का संचालन, यानी क्या है कि वहां पर नावों का संचालन अधिक है या फिर कम है, इस पर निर्भर करेगा कि आंतरिक जलमार्ग व्यस्त है या फिर क्या है, सामान्य है। इसके अलावा देखिए ये चौड़ाई और गहराई पर भी निर्भर करता है। यानी क्या है, अधिक चौड़ाई है इसका मतलब क्या है, नावों का संचालन अधिक हो रहा है। अगली विशेषता देखिए, आंतरिक जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग जल प्रवाह की निरंतरता पर निर्भर करता है। यानी क्या है कि आंतरिक जलमार्ग है कि वहां पर किस पर निर्भर करेंगे, जल मार्ग का जो निरंतरता अर्थात क्या है कि कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी वहां पर कितनी है। अब देखिए अगली विशेषता, आंतरिक जलमार्ग लाई जाने वाली उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन तकनीकी पर निर्भर करता है। यानी इसमें क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टेक्नोलॉजी है, क्या है बच्चों, जो आपके टेक्नोलॉजी है इस पर क्या है, ज्यादा निर्भर करता है। अब देखिए एक परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है कि जो आपका आंतरिक जलमार्ग है इसके विकास हेतु सुझाव क्या क्या है, इसके विकास हेतु सुझाव क्या क्या है। तो पहला सुझाव है कि नदी तल को गहरा किया जाना चाहिए। यानी ये कहना चाह रहा है
कि जो आपके नदियां हैं जिस पर ये परिवहन किया जाना चाहिए, वे क्या है कि तल से गहरी होगी, तो क्या है परिवहन आसानी से किया जा सकेगा। और दूसरी विशेषता है कि इस पर बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो अनियंत्रित तरीके से जल का प्रवाह है उसको नियंत्रित तरीके से करेंगे, तो वहां पर क्या है कि आपके आंतरिक जल मार्ग के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से क्या है जल परिवहन किया जा सकता है। अब देखिए अगला बिंदु है कि विश्व के प्रमुख आंतरिक जल मार्ग कौन कौन से हैं। अब देखिए अब पढ़ेंगे आंतरिक के बारे में। आंतरिक जल मार्ग देखिए राइन आंतरिक जल मार्ग, कौन सा बच्चों, राइन आंतरिक जल मार्ग। और ये कौन सी, राइन नदी पर है। हम जानते हैं कि आंतरिक जल मार्ग क्या है, सामान्यतः नदियों झीलों या फिर नहरों पर संचालित होते हैं, इसलिए इनका क्या है नदी के नाम पर ही इनका नामांतरण किया गया है। दूसरा है वोल्गा नदी आंतरिक जल मार्ग, तीसरा है डेन्यूब नदी, चौथा है सेंट लॉरेंस आंतरिक जल मार्ग, और पांचवा है मिसिसिपी मिसोरी आंतरिक जल मार्ग। तो इस तरह से बच्चों क्या है आपको ये जो 5 आंतरिक जल मार्ग है, इन जल मार्गों की क्या है बच्चों जानकारी रखनी होगी। अब देखिए हमने क्या है कि जल मार्गों के दोनों प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला था समुद्री जल मार्ग और दूसरा था आंतरिक जल मार्ग। अब देखिए इन जल मार्गों पर किस तरह से परिवहन किया जाता है उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो जल परिवहन है ये किसके माध्यम से संचालित किया जाता है और इसके क्या उपाय हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठने की जहां से संभावना रहती है वो है स्वेज नहर। कौन सा बच्चों, स्वेज नहर। अब देखिए स्वेज नहर की जानकारी लेते हैं कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम एवं लंबी व्यापारिक नहर है। देखिए इसकी विशेषता क्या है कि सब पहली बात तो है ये क्या है प्राचीनतम है, यानी क्या है काफी पुरानी है। प्राचीन का अर्थ क्या है बहुत पुरानी। और दूसरी बात है कि सबसे लंबी व्यापारिक, देखो ये व्यापारिक नहर है, कैसी है व्यापारिक नहर। व्यापारिक नहर यानी इस जो नहर का उद्देश्य ही क्या है व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करना। देखिए लिखा है कि इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द्वारा करवाया गया। यानी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया, तो फ्रांस के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड, इनके द्वारा करवाया गया था। अब देखिए कब, देखिए इस नहर का निर्माण कार्य 1859 से प्रारंभ होकर क्या है बच्चों 1869 तक चला। अर्थात क्या है कि यह कार्य कितना चला बच्चों 10 वर्षों तक चला था। अब देखिए अगली विशेषता क्या है इसकी कि जो आपके स्वेज नहर है इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है। कई बार छोटे क्वेश्चन में अति लघुत्रात्मक में पूछा जाता है कि जो आपके स्वेज नहर है इसकी लंबाई बताइए, तो कितनी है बच्चों 162 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है 60 मीटर और गहराई कितनी है 10 मीटर है। अब इसके मापन भी आपको जानकारी रखनी होगी। अगला बिंदु है कि यह एक कृत्रिम जल मार्ग है। कैसा बच्चों कृत्रिम जल मार्ग है। और कृत्रिम शब्द का अर्थ क्या है मानव निर्मित। क्या होता है बच्चों जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है उसे क्या कहते हैं कृत्रिम कहा जाता है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो स्वेज नहर है ये किन दो जलीय राशि को जोड़ती है, तो आपको इसके बारे में जानकारी रखनी है कि ये किसको जोड़ती है भूमध्य सागर को। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है बच्चों, ये आपके लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है बच्चों लाल सागर से जोड़ती है। तो आपको ये क्या है याद रखना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर आपको ट्रिक में याद रह जाएगा भूला नहीं, भूम भूमध्य सागर और ला फॉर लाल सागर। अगला देखिए बिंदु कि इस नहर पर कुछ झीलें जैसे कौन कौन सी शहीद झील, बिटर झील और मंजाला झील स्थित है।
यहाँ से भी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वेज नहर पर स्थित झीलों के नाम बताइए। तो उनके नाम क्या क्या हैं? शहीद झील, बिटर झील और मंजाला झीलें स्थित है। अब देखिए अगला बिंदु कि स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है, यानी कौन से देश का? मिस्र का अधिकार है। अब देखिए कि मिस्र द्वारा 1956 में, कब? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी क्या है? नेशनलाइजेशन कर दिया गया तथा यूएनओ द्वारा, जो यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने 1967 में क्या है? स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी यूएनओ भी क्या है? संवैधानिक तरीके से क्या है? मिस्र के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अब देखिए बच्चों कि किस तरह से स्वेज नहर का निर्माण किया गया है और इसका मैप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो संचालन किया गया है, ये क्या है बच्चों? ये आपके स्वेज नहर का क्षेत्र है। इस तरह से यहाँ पर आगे बियर झील होता हुआ लिटिल बियर झील और पोर्ट टिफिक तक का क्षेत्र है। ये आपके जो बुक है उसका क्या है? मैप किया गया है। अब देखो ये जो हमारी जो ऑफलाइन क्लास है उसके स्टूडेंट्स है उसके द्वारा भी मैप ड्रॉ किया गया है। अब देखिए इसको और अच्छे आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और यहाँ पर कौन सा है? एशिया। तो क्या है? यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। और ये भूमि के बीचों बीच में है, भूमि के बीचों बीच में, इसलिए नाम क्या पड़ गया? भूमध्य सागर। तो प्यारे बच्चों कि ये जो भूमध्य सागर है ये यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, ये नीचे वाला अफ्रीका यानी दक्षिण में अफ्रीका और उत्तर में कौन सा है? यूरोप है। यहाँ से यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है आपके लाल सागर। और ये लाल सागर किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। तो यहाँ से देखिए भूमध्य सागर से यहाँ से नहर निकलती है और इस तरह से आपके क्या है बच्चों? यहाँ पर आती हुई ये लाल सागर में मिलती है। अर्थात क्या है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है कौन सी नहर बच्चों? ये आपके नहर रहेगी स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। ये क्या करती है? यह भूमध्य सागर को, किसे बच्चों? भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर है उसे लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब दूसरी जो नहर है इसका नाम है पन्नामा नहर। और परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों ये दोनों नहरें बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड में अक्सर क्या है? अल्टरनेटिव क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। अब देखिए पन्नामा नहर के बारे में। देखिए यह एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है, यानी ये समुद्र में है और ये कैसा है बच्चों? कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम। और कृत्रिम का अर्थ क्या है बच्चों? कि ये भी क्या है? मानव निर्मित ही है। कैसा है बच्चों? यह मार्ग भी कैसा है? मानव द्वारा निर्मित किया गया है। और ये निर्मित कब किया गया? 1904 में। कब किया गया बच्चों? 1904 में। और इसे अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया। अमेरिका का अर्थ क्या है? अमेरिका के लोगों द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया। और ये निर्माण कार्य कब से कब तक चला? तो ये निर्माण कार्य बच्चों 1904 से 1914 तक, यानी क्या है कि उसी की तरह ये भी कितने वर्षों तक बच्चों? 10 वर्षों तक इसका कार्य चला। अगली विशेषता देखिए कि यह नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के भूखंडों को पृथक करती है। यानी क्या है कि जो दो महाद्वीप है कौन सा है? ऊपर की तरफ उत्तरी अमेरिका, कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। और नीचे कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। और ये दोनों जुड़े हुए हैं, उसके बीच में जो नहर है उसका नाम क्या है बच्चों? पन्नामा नहर है। अर्थात दोनों के बीच में, तो इनको पृथक करती है। यानी क्या है? उत्तर वाला उत्तर में और दक्षिण वाला दक्षिण में, इस तरह से रहेगा। फिर लिखा है जबकि जबकि यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यानी क्या है कि इस तरफ जो है आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर। इस तरफ कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इसका इस तरफ कौन सा है आपके? यहाँ पर आपके रहेगा, यहाँ रहेगा आपके अटलांटिक। कौन सा रहेगा? अटलांटिक रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों को क्या करेगी बच्चों? ये दोनों को जोड़ने का कार्य करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये किन महाद्वीपों को अलग करती है?
तो आपका उत्तर रहेगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। जबकि किसे जोड़ेगी? तो ये दो महासागरों को आपस में जोड़ती है और उन महासागरों का नाम है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। अगली विशेषता है कि पनामा नहर की स्थापना से लेकर 85 वर्षों तक इस पर अमेरिका का शासन रहा था। यानी ये क्या है? यूएसए के अधिकार क्षेत्र में रही। फिर क्या हुआ बच्चों कि अमेरिका द्वारा 1 जनवरी सन 2001, कब? 1 जनवरी सन 2001 को यह नहर पनामा देश, कौन से देश को? पनामा देश को हस्तांतरित कर दी गई। और ये देखिए बच्चों, याद रहेगा इस नहर का नाम भी क्या है? पनामा। और वर्तमान में किसके अधिकार क्षेत्र में? तो उस देश का नाम भी क्या है? पनामा देश है। अगली विशेषता देखिए, ये इसकी लंबाई है, ये 82 किलोमीटर है। यानी क्या है कि ये लंबी कितनी है बच्चों? 82 किलोमीटर है। चौड़ाई 90 मीटर और गहराई कितनी है? 12 मीटर है। अब देखिए हम क्या है कि जो पनामा नहर है इसे एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये भी ऑफलाइन स्टूडेंट के द्वारा भी बनाया गया जो मैप है, जो क्लास के दौरान मैंने बनवाया था। देखिए ये कौन सा महाद्वीप है? ये है आपका बच्चों उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब देखिए यहाँ पर जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका, और इसमें हमने पढ़ा था कि ये दोनों को पृथक करता है, अर्थात बीच में है। और कहाँ पर है? ये वाला नोट करने वाली, ये जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ पर नहर निकाली गई है, ये जो नहर है, ये कौन सी है बच्चों? ये नहर आपकी है पन्नामा नहर। कौन सी है? पन्नामा नहर। तो क्या है कि मन्नामा नहर है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो भूस्थल है यानी भूखंड है, इनको क्या करती है बच्चों? इन दोनों को पृथक करने का कार्य करती है। क्या है? इनको पृथक यानी क्या है? अलग करने का कार्य करती है। क्यों? क्योंकि स्थल के मध्य पानी आ जाता है। फिर क्या करती है? जोड़ने का कार्य। देखो यहाँ पर कौन सा, इस तरफ ये पश्चिम की तरफ कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक इसके विपरीत दिशा में कौन सा है? अटलांटिक महासागर। कौन सा बच्चों? अटलांटिक महासागर। तो ये क्या करती है कि अटलांटिक महासागर का पानी है, इसको क्या है? प्रशांत महासागर के पानी से जोड़ती है। अर्थात क्या है कि यह अटलांटिक का जो अटलांटिक महासागर है, इसे किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या है हमारा जल मार्ग एवं जल परिवहन का टॉपिक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।